इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये बेसिकली एक करेक्शनल वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और कर्ल ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था, वो जो यूजिंग टेंसोरियल नोटेशन, तो उसमें एक गलती कर दी थी मैंने। उसमें एक जगह एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, तो अब उस वीडियो को हटा दिया जाएगा और उसके बदले ये वाला वीडियो देखा जाएगा। आप देखिए, इसमें वो सारे कंसेप्ट्स अच्छे से डिस्कशन होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस प्रोडक्ट का और कर्ल ऑफ अ वेक्टर का। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई हैं, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूँगा इसमें। तो बेसिकली दिस इज़ अ करेक्शनल वीडियो। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए यूजिंग टेंसोरियल नोटेशन। इसमें हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इस केस में। वैसे ये जनरल मैट्रिक्स में भी काम करेगा अगर वो दोनों मल्टीप्लाई करने के लायक हों। तो एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, और ए को बी से मल्टीप्लाई किया इन दी ऑर्डर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं, ए क्रॉस बी। अगर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया ए क्रॉस बी, तो हम मान के चलते हैं कि एक नया मैट्रिक्स आता है जिसको सी कहते हैं। ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है। जो रिजल्ट आएगा वो भी एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए मैंने इसमें एग्जांपल दिया हुआ है अपने इस वीडियो के लिए। इसलिए किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं। 9 एलिमेंट्स के जनरल नाम आप ऐसे लिख सकते हैं: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। वैसे ही B11, B12, B13, ऐसे करते करते B33। वैसे ही C में भी 11, C12, C13, C21, 22, 23, C31, 32, 33, ऐसे करके। तो बेसिकली C तब आता है जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए इसी ऑर्डर में A क्रॉस B करके। तो आगे हम देखते हैं कि ये एक फार्मूला, ये एक तरीका है इसे लिखने का। अगर हम देखें तो एक एक जो एलिमेंट है सी का, चाहे C11 हो या फिर C12 हो या फिर C13 हो, ये किसी न किसी तरीके का इनर प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, C11 इज़ एन इनर प्रोडक्ट बिटवीन द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। वैसे ही C12 जो है, ये पहले 1 है फिर 2 है, C12। क्योंकि C इज़ A क्रॉस B, तो C12 जो है बेसिकली A का फर्स्ट रो B के सेकंड कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो C12 आएगा। तो उसी तरीके से C13 अगर देखा जाए तो A का फर्स्ट रो B के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C13 आएगा। उसी तरीके से C23 कैसे आएगा? C23 होगा बेसिकली A का जो सेकंड रो है उसको B के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो C23 आएगा। एक एक एलिमेंट C में एक इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। जो C11 है वो होगा बेसिकली A, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A11, B11। एक सेकेंड, तो C11 जो है वो A11, B11, A12, B21 प्लस A13, B31 होगा। उसी तरीके से C12 जो होगा फर्स्ट रो ऑफ A, सेकंड कॉलम ऑफ B, A11, B
1 2 प्लस A 1 2 B 2 2 प्लस A 1 3 B 3 2। उसी तरीके से C13 जो होगा A 1 1 B 1 3 प्लस A 1 2 B 2 3 प्लस A 1 3 B 3 3। ऐसा करके लिखेंगे। C11 ये आ गया, C12 ये आ गया, C13 ये आ गया। ये एक तरीका होता है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। उसी तरीके से मैंने C21 पहले से ही लिख रखा है यहाँ पे, और C22 भी लिख रखा है, C23 भी लिख रखा है, C32 भी लिख रखा है। अलग से मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। आप देखिए जो C21 जो है वो A का सेकंड रो को इनर प्रोडक्ट लिया है B के फर्स्ट कॉलम के साथ। उसी तरह C22 है A का सेकंड रो B के सेकंड कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट। C23 A का सेकंड रो B के थर्ड कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट। C32 A का थर्ड रो B के सेकंड कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट। तो आगे जो है इन सारे फार्मूलाज को C21 C22 C23 C32 इन सब को समराइज़ किया है मैंने इस फार्मूला के साथ, CIK इक्वल्स AIJ BJ। अब इसमें J और J जो है ये डमी इंडेक्स नहीं है, ये डमी इंडेक्स हैं दोनों के दोनों। J I और K फ्री इंडेक्स हैं। तो इसको जब हम एक्सपांड करते हैं J के रिस्पेक्ट में तो आ जाता है AI1 B1 के, AI2 B2 के, AI3 B3 के। IK को मैंने अभी रखा, वैल्यूज़ नहीं पुट किए हैं। पुट करने से पहले जब मैंने J पे इसको एक्सपैंड किया, AI1 B1 के आया, AI2 B2 के आया, AI3 B3 के आया। तो इसको अब I और K को मान लीजिए 2 और 1 पुट करता हूँ मैं इसमें। I बिकम्स 2, K बिकम्स 1। तो ये आता है A, I जो है 2 बन जाता है, 2 1 1 जो है 1 का 1 ही रहता है। B जो है 1 K क्या है इसमें 1 है। उसी तरीके से I को मैंने 2 पुट किया है, ये जो 2 है पहले से 2 इधर आ जाएगा। B2 के जो है इसमें वो हो जाएगा B2 1 हो जाएगा क्योंकि K का वैल्यू 1 है। उसी तरीके से I को जो हमने 2 पुट किया है तो ये I ये इधर आ जाएगा A 2 3 B 3 K इक्वल्स 1। तो ये यहाँ पे जो C21 है इसका वैल्यू आप इस C21 से कंपेयर कीजिए। इसमें भी पहला टर्म A21 B11 है, इसमें भी A21 B11 है, इसमें भी A22 B21 है, इधर A22 B21 है, यहाँ पे A23 B31 है, यहाँ पे A23 B31 है। सो बेसिकली उसी तरीके से आप C22 के लिए आप चेक करके देख सकते हैं। इस फार्मूला में I को 2 पुट करिए, K को 2 पुट कीजिए तो C22 आ जाएगा। उसी तरीके से आप C23 के लिए चेक कर सकते हैं। इस फार्मूला में बेसिकली I को 2 और K को 3 पुट करके देखिए, आ जाएगा अपने आप सारा कुछ। मैं C23 और C32 के लिए करके दिखाता हूँ अभी आपको। C23 एक सेकंड। इसमें बेसिकली I को मैंने 2 किया है, K को 3 किया है। इसमें I1 जो है, I क्योंकि 2 है और 1 तो 1 का 1 ही रहेगा, तो I2 1 B 1 K इक्वल्स 3 प्लस इसमें देखिए A 2 2 B 2 3 K इक्वल्स 3 है, I इक्वल्स 2 है, प्लस A 2 3 B 3 3। जहाँ जहाँ पे K है उसको आप 3 से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे I है उसको 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो आप इस C23 को देखिए, आप इस C23 से कंपेयर कीजिए, आइडेंटिकल रिजल्ट्स आए। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये वाला जो फार्मूला है ये A और B के जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है उसको समराइज़ करता है। अगर A क्रॉस B गिव्स यू C तो
any element of C can be written this way as an expression of elements of A and B. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर सी आई के इक्वल्स ए आई जे बी जे के का टेंसोरियल री एक्सप्रेशन समझ लीजिए. दैट इज़ हाउ यू डिनोट द आई के एथ एलिमेंट ऑफ सी इफ़ सी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट. इसमें सी एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है. ये मैट्रिसेस नहीं है. सी इज़ अ वेक्टर, ए इज़ अ वेक्टर, बी इज़ अ वेक्टर. ए को हम ऐसे लिख देते हैं A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप. A1 A2 A3 बेसिकली कॉम्पोनेंट्स हैं ए के. उसी तरीके से B जो है बिकम्स B1 E1 कैप, B2 E2 कैप, B3 A3 E3 कैप. B1 B2 B3 एलिमेंट्स हैं B के. उसी तरीके से C जो है C1 E1 कैप, C2 E2 कैप, C3 E3 कैप. E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप ये सारे के सारे बेसिस वेक्टर्स हैं. इसमें C1 C2 C3 कॉम्पोनेंट्स हैं C के. B1 B2 B3 कॉम्पोनेंट्स हैं B के. A1 A2 A3 कॉम्पोनेंट्स हैं ये सारे जनरल टर्म्स हैं. मैंने कोई नंबर नहीं है 1 2 3 ऐसे करके नंबर नहीं दिया है ना. बस A1 A2 A3 किया है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3. हम ये मान के चल रहे हैं C इक्वल्स A क्रॉस B. तो इस A क्रॉस B को अगर हम लिखें, इसको एक्सपैंड करें तो इस चीज़ का डिटर्मिनेंट आ जाता है. और उस डिटर्मिनेंट को मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है. अब इसको वेरीफाई करते हैं इस वीडियो को पॉज करके कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा. मुझे लगता है कि मैंने सही लिखा है. तो A क्रॉस B को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर री एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अब A क्रॉस B का आपको ये वाला एक एक्सप्रेशन आ गया. लेकिन A क्रॉस B इज़ इक्वल टू C, जैसा हमने पहले ही डिफाइन किया था. C इक्वल्स A क्रॉस B एंड C इज़ ऑल्सो इक्वल टू C1 E1 कैप, C2 E2 कैप एंड C3 E3 कैप. तो उसके वजह से क्या होता है, हमें कुछ एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी कि C एक सेकेंड. C1 जो है वो आपका हो जाता है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, इट इज़ इक्वल टू A2 B3 माइनस A3 B2. इस तरह C2 जो है, C2 ये वाला इसके बराबर हो जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3. और C3 जो है यहाँ पे वो A1 B2 और A2 B1 माइनस A2 B1 के बराबर हो जाएगा. A1 B2 माइनस A2 B1 के बराबर हो जाएगा. तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन हैं, इसको एक शॉर्टकट तरीका है री एक्सप्रेस करने का यूजिंग टेंसोरियल नोटेशन. और वो ये है कि इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, एक सेकेंड, रुक जाइए, ये मैंने पिछले पेज से कॉपी कर लिया है. इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, इसका साइज़ थोड़ा धीरे कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा आपका. इन सब को मैं लिख सकता हूँ एज अ शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट ये है CI इक्वल्स एप्सिलॉन IJK AJ BK. देखिए इसमें इंडेक्स का जो ऑर्डरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है. IJK AJ BK, क्योंकि C इज़ A क्रॉस B, C इज़ नॉट B क्रॉस A, C इज़ A क्रॉस B. तो ith component of C is given by this expression epsilon IJK AJ BK. यहाँ पे J पहले आता है, उसी तरह A के साथ J आता है. यहाँ पे K बाद में आता है J के बाद K आता है. तो और A के बाद B आता है. तो यहाँ पे K जो है वो B का इंडेक्स है, J जो है A का इंडेक्स है इसमें. तो अगर मैं I को 1 पुट कर दूँ यहाँ पे C1, तो ये आएगा 1 JK AJ BK.
हमें इसके प्रॉपर्टीज़ पता है कि एप्सिलॉन 1 2 3 जो है इज इक्वल टू 1। इनफैक्ट किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए एप्सिलॉन 2 3 1 के लिए ये 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 3 1 2 के लिए भी ये 1 हो जाएगा। अगर इंडेक्स रिपीट हैं तो सारे के सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ नॉन वैनिशिंग टर्म्स वही हैं जिसमें इंडेक्स रिपीट ना हो। 1 2 3 के लिए वैनिश नहीं करेगा, 1 1 2 के लिए वैनिश हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 1 3 के लिए भी वैनिश हो जाएगा। जिसमें भी कोई टर्म रिपीट हो गया तो ये वैनिश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन 2 2 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये इस चीज़ को हम लोग एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन टेंसर कहते हैं। आइडियली दिस इज़ नॉट टेंसर, दिस इज़ अ स्यूडो टेंसर। और हमें ये इंश्योर करना है कि जे इज़ डिफरेंट फ्रॉम के। तो इसको जब हम खोलेंगे तो एप्सिलॉन 2 3 जे को 2 के को 3 माना है, A2 B3 प्लस, क्योंकि ये जे इज़ अ डमी इंडेक्स तो समेशन नेचुरली एम्प्लाइड होगा, के भी डमी इंडेक्स है तो उस पर भी समेशन नेचुरली एम्प्लाइड होगा। तो एप्सिलॉन 1 जे और के शुड बी डिफरेंट, तो 3 और 2 A3 B2 ये जो है ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक 1 2 3 या फिर 2 3 1 या फिर 3 1 2 ये एक इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन 1 3 2 या फिर 3 2 1 या फिर 2 1 3 ये के सारे ऑड परम्यूटेशन हैं। ऑड परम्यूटेशन में इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, इवन परम्यूटेशन में इसकी वैल्यू +1 हो जाती है। मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया है। तो ये हो जाएगा आपका ये +1 A2 B3 मल्टीप्लाइड बाई +1 और A3 B2 मल्टीप्लाइड बाई -1 A3 B2। तो C1 इक्वल्स A2 B3 माइनस A3 B2, जैसे हमने यहाँ पे पहले ही साबित किया हुआ है। उसी तरीके से आप C2 और C3 के लिए चेक कर सकते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं सेम तरीके से। अगर ये देखा जाए इस फॉर्मूले को, अगर मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी कर लूँ, एक सेकंड, इस चीज़ को मैं एक सेकंड कॉपी करता हूँ। अब C3 के लिए मैं इस चीज़ को प्रूव करता हूँ। C3 इक्वल्स, आई को मैंने 3 पुट किया है, एप्सिलॉन 3 J K A J B K, और J और K हमेशा अलग होना चाहिए। तो इसके सिर्फ 2 टर्म्स हैं जो वैनिश नहीं करेंगे, एप्सिलॉन 3 1 2 A1 B2 प्लस एप्सिलॉन 3 2 1 A2 B1। ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर ये इवन परम्यूटेशन है, एक ऑड परम्यूटेशन है। तो ये चीज़ हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। माइनस साइन इसलिए क्योंकि एप्सिलॉन 3 2 1 जो है ये -1 है। तो यहाँ पे भी C3 जो है दिस बिकम्स C3 इक्वल्स A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पे भी C3 इक्वल्स A1 B2 माइनस A2 B1। इसे आप C2 के लिए वेरीफाई कर सकते हैं खुद से। आपको बस एक बात याद रखनी होगी कि एप्सिलॉन 1 2 3 सॉरी इक्वल्स एप्सिलॉन 2 3 1 इक्वल्स एप्सिलॉन 3 1 2 इक्वल्स 1। ये आप याद रखिए। कहीं पे भी 1 2 2 हो गया या फिर 1 2 3 1 या फिर 2 2 3 हो गया या फिर 3 3 3 हो गया फिर 2 2 2 हो गया, तो कहीं पे भी इंडेक्स अगर रिपीट हो गया तो वो 0 हो जाता है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखना है, एप्सिलॉन 1 3 2 ये एक ऑड कॉम्बिनेशन हो गया। दिस इज़ नॉट एन इवन परम्यूटेशन, दिस इज़ ऑड परम्यूटेशन। एप्सिलॉन 2 1 3
इक्वल्स एप्सिलॉन 3 to 1 इक्वल्स -1। ये याद रखना है आपको। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कर्ल पे, और ये मैं जल्दी से समझाऊंगा। अगर हम एक ऐसा वेक्टर लें a जिसका कर्ल दूसरा वेक्टर है b, तो इसको हम टेंसोरियली कैसे लिखेंगे? तो वो ऐसे है कि डाइवर्जेंस जो है बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ 3 डेरिवेटिव्स, या फिर जो कर्ल डेल ऑपरेटर है इसमें 3 डेरिवेटिव्स हैं, एक डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। लेकिन एक्स वाई जेड को हम लोग x1 x2 x3 के फॉर्म में री एक्सप्रेस करते हैं। तो डेल एक्स जो होता है डेल x1 हो जाता है, डेल अपॉन डेल वाई जो है डेल अपॉन डेल x2, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z जो है बिकम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3। और इसी चीज़ को डेल x1 को हम डेल 1 लिख सकते हैं, डेल x2 को डेल 2 लिख सकते हैं, डेल x3 को डेल 3 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं इस टाइप का नोटेशन कम ही फॉलो करता हूँ, आगे आपको बताया जाएगा क्यों। तो ये रह गया हमारे सारे नोटेशंस को ध्यान से आप देखिए। दीज आर द नोटेशंस वी विल बी फॉलोइंग। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, क्योंकि x इज x1। उसे x2 इक्वल्स वाई, x3 इक्वल्स जेड। तो ये तरीका हो गया लिखने का इन चीज़ों को। तो बेसिकली अगर कोई स्केलर फंक्शन है f, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर x अगर मैं लिखने के लिए बोलूँ आपको, इट इज़ द सेम एज डेल 1 f। उसी तरीके से f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं बोलूँ आपको लिखने के लिए, तो यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं डेल 2f। उसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू z, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। एक नया तरीका है लिखने का। तो बेसिकली b इज़ द कर्ल ऑफ a, b जो है a का कर्ल है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इससे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इस चीज़ का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कर्ल ऑफ a का एक्सप्रेशन आ जाएगा उसके लिए। तो b इक्वल्स b1 e1 कैप प्लस b2 e2 कैप प्लस b3 e3 कैप इज़ द सेम एज b इज़ द कर्ल ऑफ a विच इज़ e1 कैप। इस कर्ल को देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका डेल 2a3 माइनस डेल 3a2, क्योंकि डेल x1 जो है ना, आप इसको दोबारा लिख सकते हैं डेल 1 ऐसे करके। उसी तरीके से डेल x2 कैप जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, आप डेल 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 जो है, आप इसको डेल 3 लिख सकते हैं। तो ये कर्ल ऑफ a जो है वो आ जाएगा e1 कैप इंटू दिस प्लस e2 कैप इंटू डेल 3a1 माइनस डेल 1a3 प्लस e3 कैप डेल 1a3 माइनस डेल 3a1। सो बेसिकली, और ये सारा का चीज़ b के बराबर है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार। तो बेसिकली ये हमारा आ गया एक एक्सप्रेशन, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ। सो इसको हम समराइज़ किया जाए तो b1 जो है इक्वल्स डेल 2a3 माइनस डेल 3a2, b2 जो है वो हो जाएगा आपका डेल 3a1 माइनस डेल 1a3, b3 जो है वो हो जाएगा डेल 1a3 माइनस डेल 3a1,
और अगर मैं इसको दोबारा नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, तो बेसिकली इन चीज़ को मैं समराइज़ कर सकता हूँ। ये सारे इक्वेशंस जो हैं इसको मैं बहुत ही आराम से समराइज़ कर सकता हूँ यूजिंग अ मास्टर एक्सप्रेशन बी आई इक्वल्स एप्सिलॉन आई जे के डेल जे ए के। जस्ट लाइक जो हमने कर्ल ऑफ जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखा था, ए क्रॉस बी के, ए जे बी के, अब यहाँ पे कर्ल ऑफ ए बिकम्स डेल जे ए के, और ये आपका ऑल्टरनेटिंग टेंसर है। बेसिकली इट्स अ स्यूडो टेंसर, नॉट अ टेंसर। तो अगर आई को अगर 1 पुट करें, b1, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 1। यहाँ पे भी आई को आपको 1 पुट करना है, यहाँ पे भी आई को 1 पुट करना है। जे के कैन बी 2 3, तो डेल 2 a3 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 del 3 a2. This becomes del 2 a3 minus del 3 a2. तो ये यहाँ पे जो b1 का हमें वैल्यू मिला है, इट इज़ सिमिलर टू यहाँ पे जो हम लोगों को b1 का वैल्यू मिला है। इस पर आप कंपेयर करके देख लीजिए। उसी तरीके से आप b2 के लिए और b3 के लिए, दोनों के लिए चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। धन्यवाद।